गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मौर्य काल के अंतर्गत जो देसी शासक थे उनके बारे में जाना था। शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश और चेदी वंश, इन चार वंशों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ये चार वंश किस समय के हैं? मौर्य काल के, मौर्य काल के बाद के। ठीक है, इसी समय मौर्य काल में ही कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, इसके अलावा पार्थियन, पल्लव और कौन सा? शक और कुषाण। ये चार विदेशी आक्रमण मौर्य काल में ही हुए हैं। तो हम इन्हें एक एक करके जानेंगे कि ये जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें पहला स्थान किसका था? हमने जाना था, एक बार सारे नाम लिख लेते हैं जिससे कि हमें समझने में क्या होगी? आसानी होगी कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन चार आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक, फिर शक, पार्थियन और कुषाण। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है इंडो ग्रीक। या फिर इन्हें क्या कहेंगे? इंडो यूनानी या हिंद यवन, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, या एक नाम आप और लिख सकते हैं, बैक्टीरियाई यूनानी। इन्होंने सबसे पहले हिंदुकुश पर्वत को पार किया था। इससे पहले विदेशियों का आक्रमण कब हुआ है? पूर्व मौर्य काल में। पूर्व मौर्य काल में। उसके बाद हम मौर्योत्तर काल में देखते हैं विदेशियों का आक्रमण होता है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में जो केंद्रीय सत्ता होती है, हम देखते हैं वो क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी होती है। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है तो विदेशियों का आक्रमण और छोटे छोटे राजाओं द्वारा हम शासन देखते हैं, जैसे कि हमने देशी शासकों के माध्यम से मौर्योत्तर काल में शासन देखा, और इसी समय हम देखने वाले हैं विदेशी आक्रमण को। तो इंडो ग्रीक, इन्हें बैक्टीरियाई यूनानी भी कहते हैं। ठीक है, यूनानी भी कहते हैं। सबसे पहले या सर्वप्रथम यूनानियों ने, इंडो ग्रीक यूनानी जो हैं, इन्होंने क्या किया? हिंदुकुश पार किया। हिंदुकुश, हिंदुकुश पार किया। ये जो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी है, ये कहाँ थे? अगर हम एक मानचित्र के माध्यम से समझना चाहें तो जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में भी उत्तरी अफगानिस्तान है। उत्तरी अफगानिस्तान को क्या कहते थे? बैक्ट्रिया। उस क्षेत्र को बैक्ट्रिया कहा जाता था उस समय। वहां पर ये क्या करते थे? शासन करते थे। तो उत्तरी अफगानिस्तान के दक्षिण में उत्तरी, सही कर लेते हैं यदि कुछ गलत हो गया हो तो, उत्तरी अफगानिस्तान के अंतर्गत अमू दरिया, अमू दरिया के दक्षिण में राज करते थे ये हिंद यूनानी। वहां से ये कहां पर थे और कहां से कहां पर आक्रमण करने आए थे, आप ये समझिएगा। ठीक है, और इनके आक्रमण करने की वजह क्या थी? क्या कारण उत्तरदायी थे कि ये इन्होंने आक्रमण किया? तो यदि हम कारण को देखेंगे, भाई कोई परिस्थितियां तो रही होंगी जिसके कारण इन्होंने आक्रमण किया होगा। क्या परिस्थिति थी? सबसे पहले तो आपको याद होगा क्या?
सिकंदर आया था, है ना, धनानंद नंद वंश का जो शासक था उसके समय सिकंदर आया था। जब वापस गया तो वो जो सत्ता थी वो किसको सौंप के गया था, अपने लोगों को सौंप कर गया था, जिसमें आप जब मौर्य काल पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को हराया था और क्या किया था, सेलुकस की पुत्री से जिसका नाम हेलेना था विवाह किया था। तो जो सेलुकस का साम्राज्य था, भारत के पश्चिम में जो सेलुकस का साम्राज्य था, सेलुकस द्वारा स्थापित साम्राज्य था, वो क्या हो चुका था, कमजोर हो गया था। और शकों का दबाव बढ़ रहा था। जो शक शासक हैं, आप आगे पढ़ेंगे, इनका शकों के बढ़ते दबाव के कारण। तीसरा कारण क्या है, जो अशोक के उत्तराधिकारी थे, मौर्य काल के जो उत्तराधिकारी थे वो भी क्या थे, कमजोर थे। इन सभी परिस्थितियों ने अवसर दिया इन्हें आक्रमण करने का। हिंद यूनानियों ने भारत में किस भाग पर कब्जा किया, पश्चिमोत्तर भारत पर, हिंदुकुश पर्वत को पार कर पश्चिमोत्तर भारत पर कब्जा किया। ठीक है। यदि हिंद यूनानी साम्राज्य की स्थापना की देखें कि कौन था इसका संस्थापक, तो इसका संस्थापक कौन था, डेमेट्रियस। भारत में संस्थापक भारत में कौन है, डेमेट्रियस, जो कि यूथिडेमस का पुत्र है। डेमेट्रियस यूथिडेमस का पुत्र है। ठीक है। और हिंद यूनानी ने जो आक्रमण भारत पर किया और पश्चिमोत्तर भारत पर कब्जा किया, वहां पर शासन किया, इन्होंने इनके हिंद यूनानियों में एक जो सबसे प्रसिद्ध शासक है, सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है, वो कौन है, मिनांडर। क्या नाम है उसका, मिनांडर। इसकी जानकारी, किसकी, मिनांडर की जानकारी किससे मिलती है, रेह अभिलेख और एक अभिलेख है सिनकोट अभिलेख। इन दोनों से इस जानकारी मिलती है इस हिंद यूनानी शासक के बारे में। मिनांडर को, अगर मिनांडर की बात करें तो मिनांडर को मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की है। मिलिंद ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की है। किसने करवाई है दीक्षा, किसने दी, नागसेन ने। इन्हें नागार्जुन भी कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, नागार्जुन ने दीक्षा दी। ठीक है। इनके प्रश्न हैं, मिनांडर, हिंद यूनानी शासक जो मिनांडर है, ये बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, किससे, नागसेन से, और जिनके उत्तर नागसेन देते हैं। इन्हीं प्रश्न और उत्तर को मिलाकर एक रचना हुई है, उसे कहते हैं मिलिंद पन्हो। क्या कहते हैं, मिलिंद पन्हो। इसमें
क्या है? मिलिंद के प्रश्न, मेनांडर के प्रश्न हैं। मेनांडर के प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। मिलिंद पन्हु, मेनांडर के प्रश्न है। ये लिखा है, नागसेन ने इसे लिखा है। इसी के साथ यदि हम आगे देखेंगे तो हिंद यूनानी जो शासक था उसमें इसके शासन काल में जो अंतिम शासक था उसका नाम था, अंतिम शासक क्या नाम था? हेलियोक्लीज। और इसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया? बिखर गया। मेनांडर के समय राजधानी क्या थी? साकल। मैंने आपको बताया है? नहीं बताया तो लिख लेते हैं यहीं पर। राजधानी क्या थी? साकल। यदि हम देखें कि हिंद यूनानी जो शासक है, जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर, पश्चिम भाग में जिन्होंने शासन किया है, उन्होंने उनकी देन क्या है? भारत को उन्होंने क्या दिया है ना? हिंद यूनानी की देन क्या दिया है उन्होंने? तो हिंद यूनानी जो शासक हैं, शासकों ने भारत में भारी संख्या में सिक्के जारी किए हैं। भारी संख्या में क्या किए? सिक्के जारी किए। और हिंद यूनानी शासक ही पहले शासक हैं जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के जारी किए हैं। भारी संख्या में सिक्के जारी किए हैं, सॉरी। साथ ही ये पहले शासक हैं जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। साथ ही सिक्कों पर पहली बार राजा का चित्र और तिथि, सोने के सिक्के जारी किए और सिक्कों पर राजा का चित्र और तिथि अंकित की। ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? सोने के सिक्के जारी किए, पहली लाइन तो यही है। दूसरी लाइन क्या है? शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे पहले इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानी ने। और यदि कहें कि सबसे ज्यादा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए तो कौन सा वंश होगा? कुषाण वंश, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। मात्रा के आधार पर सोने के सिक्के जो है सबसे ज्यादा किसने जारी किए? गुप्त ने, गुप्त काल में जारी हुई हैं, जो मौर्योत्तर काल के बाद हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहीं पर, मात्रा के आधार पर। जाने दीजिए, मैंने आपको बता ही दिया है। हिंद यूनानी जो थे, इन्होंने भारत में कितने तरह के सिक्के चलाए ये हम जाने अगर, तो भारत में इन्होंने सोना, चांदी, तांबा, साथ ही शीशे के सिक्के, किसके? शीशे के सिक्के, शीशे के
यहाँ पर लिख देते हैं पहली बार। शीशे के सिक्के पहली बार चलाए गए। ये सिक्के चलाए गए किसके द्वारा? हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। ठीक है, तो शीशे के सिक्के पहली बार किसने चलाए? हिंद यूनानी शासक ने चलाया था। भारतीयों में कौन सा शासक है जिसने शीशे के सिक्के सबसे पहले चलाए थे? तो सातवाहन। विदेशियों में हिंद यूनानी और भारतीयों में सातवाहन। इसे अलग से नोट कर लेते हैं हम। नोट, शीशे के सिक्के चलाएं भारतीयों में किसने चलाए? सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए। और अगर विदेशी की बात करें तो भारत में हिंद यूनानी ने चलाए। कुछ इस तरह से सेपरेट करके अलग अलग हम याद रख सकते हैं। शीशे के सिक्के चलाए पहली बार। ठीक है, यदि हम हिंद यूनानियों की बात करें तो इनके साथ एक कला आई। कौन सी? जिसे कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। इन्होंने एक कला चलाई जिसे कहते हैं, या आप कह सकते हैं यूनानी कला चलाई सबसे अच्छा। ठीक है, ये यूनानी कला कौन सी है? हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है ये? हेलेनिस्टिक आर्ट ये विशुद्ध यूनानी आर्ट नहीं है। सबसे पहले तो यही जानना होगा। विशुद्ध, जो पूरी तरह शुद्ध हो, विशुद्ध यूनानी आर्ट नहीं है। ठीक, ये कट कर दिया मैंने। तो क्या है ये? यूनानी, ये जो आर्ट है यूनानी और जो गैर यूनानी है, गैर यूनानियों के मिलने से इस आर्ट का उदय हुआ है। जैसे उदाहरण अगर देखेंगे तो भारत में जो गांधार कला है, गांधार कला जानते हैं आप? गांधार कला इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसका उदाहरण है। ठीक है, तो गांधार कला क्या है? हेलेनिस्टिक आर्ट, मतलब विशुद्ध यूनानी शैली, यूनानी आर्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। जब हिंद यूनानी, यूनान के वो लोग थे और कहाँ भारत पर उन्होंने आक्रमण किया और उसके पश्चिम भाग पर नियंत्रण किया, वहां पर शासन किया, तो यूनानी और भारत के जो पश्चिम भाग में रहने वाले गैर यूनानी हुए। तो इनके मिलने से जिस कला का उदय हुआ वो क्या कहलाई? हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, और उसे ही गांधार कला कहते हैं। तो इनसे क्या मिला? गांधार कला स्पष्ट देखने को मिलती है। हिंद यूनानियों ने ही नाटक में एक पर्दा होता है, हटाते हैं ना, पर्दा डालते हैं, नाटक शुरू होने से पहले हटाते हैं, बंद हो जाता है तो डालते हैं ना। तो जो पर्दा है, पर्दा का प्रचलन इन्होंने ही किया। किसने? हिंद यूनानियों ने किया। साथ ही पर्दा को क्या कहते थे लोग? लिख लेते हैं, पर्दा को यवनिका। और इन्होंने भारत को क्या दिया? यवन प्रिय। ये काली मिर्च को क्या कहते थे? यवन प्रिय। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अगला विदेशी आक्रमण कौन सा था, किसने किया, शकों के बारे में पढ़ते हैं। हिंद यूनानी के बाद कौन आए? शक आए। भारत, शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शक की बात करें तो शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। जो शक के शासक थे मूल रूप से ये सबसे पहले 5 शाखाओं में विभक्त थे। हमने जाना मूल रूप से सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे और बोलन दर्रे से भारत में आए। साथ ही शक को क्या कहते थे? सीथियन भी कहा जाता था। तो हम थोड़ा सा लिखते भी चलते हैं।
शक को सीथियन भी कहा जाता और सीरिया के उत्तर में ये निवास करते थे। बोलन दर्रे से आए थे। जैसे आपने जाना हिंदू कुश पार करके कौन आया? हिंदू यूनानी। शक बोलन दर्रे को पार करके आए भारत। मूल रूप से सीरिया के उत्तर में निवास करते थे। मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करते थे। इसके साथ ही हमने जाना शक जो है 5 शाखाओं में बटे हुए थे, 5 शाखाओं में विभक्त थे। कौन सी 5 शाखाएं? एक अफगानिस्तान में, दूसरा पंजाब में, तीसरा मथुरा में, चौथा पश्चिमी भारत में और पांचवा ऊपरी दक्कन में। ऊपरी दक्कन में। ये 5 भागों में बटे हुए थे। पश्चिमोत्तर भाग की बात करें अगर, तो कौन सा होगा? पश्चिम के उत्तर, पश्चिम के बाद का क्षेत्र भारत को अगर देखेंगे तो पश्चिम के बाद जो पड़ता है उसे पश्चिमोत्तर भारत में कहेंगे, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला थी। ये कौन सा भाग है? पश्चिमोत्तर भाग है। मथुरा शकों की उत्तरी शाखा की राजधानी है। ठीक है। और जो पश्चिमी शाखा है, पश्चिमी भारत है, ये क्या है? पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा। और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। और इसी शाखा का प्रसिद्ध शासक कौन है? रुद्रदामन। कौन है? रुद्रदामन। रुद्रदामन, इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? सबसे पहले तो एक अभिलेख, जिसे हम क्या कहते हैं? जूनागढ़ अभिलेख। इसमें इन्होंने संस्कृत में लिखवाया है। सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख लिखवाया है। कहाँ पे? जूनागढ़ अभिलेख में। प्रसिद्धि का कारण क्या है? काठियावाड़ की झील प्रसिद्धि का कारण है। ये क्षेत्र कैसा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर एक झील है जिसे कहते हैं सुदर्शन झील। क्या कहते हैं? सुदर्शन झील, जिसका नाम है सुदर्शन झील। इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था इन्होंने। किस काम में इस झील का प्रयोग होता था? सिंचाई के लिए। ये जो सुदर्शन झील है, क्या आपको याद है ये ओरिजिनली इसे किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था इस क्षेत्र का, जहां पर सुदर्शन झील है, उसने इसे बनवाया था, है ना? इस झील को याद आया। उसके बाद अशोक, फिर
रुद्रदामन, चलिए मैं आपको जूनागढ़ अभिलेख भी यहाँ पर बता देती हूँ। जूनागढ़ अभिलेख, ये जो जूनागढ़ गढ़ अभिलेख है, सॉरी, ये ओरिजिनली अशोक का है। इसमें ओरिजिनली ये अभिलेख किसका है? अशोक का है। सबसे पहले इसमें अशोक के बारे में लिखा है। ठीक है, किस भाषा में होगा? प्राकृत। इसके बाद रुद्रदामन, इन्होंने किस भाषा में लिखवाया? संस्कृत। आगे आप गुप्ता पढ़ेंगे, गुप्त काल में, तो जूनागढ़ अभिलेख में स्कंद गुप्त ने भी अभिलेख लिखवाया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ये जो पश्चिमी शाखा है जिसमें रुद्रदामन है, ये गुप्त काल तक रहते हैं। कब तक? गुप्त काल तक रहते हैं। अगर शक के संस्थापक की बात करें, शक के संस्थापक की बात करें तो कौन था? सॉरी, संस्थापक की बात नहीं, मैं आपको बताने जा रही थी कि जो शक है, ये पश्चिमी क्षेत्र के जो शक है, यहाँ पर एक शासक था नहपान। नहपान किस वंश से? क्षहरात वंश का। पश्चिमी शक शासक, पश्चिमी शाखा से जुड़े हुए थे। और इन्हें ही सातवाहन वंश जब आपने पढ़ा तो आपने जाना था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी से ये पराजित हुए थे। नहपान गौतमी पुत्र सतकर्णी से पराजित हुए थे। और इसी पश्चिमी शाखा में आपने जाना है किसको? रुद्रदामन को। भारत में शकों का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा है, वो उसे आप देखते हैं रुद्रदामन प्रथम के रूप में। इनका जो क्षेत्र विस्तार है वो सिंध है, कोंकण है, नर्मदा घाटी है, काठियावाड़ है, गुजरात है। इस क्षेत्र में क्षेत्र का विस्तार था। क्यों प्रसिद्ध है? सुदर्शन झील के कारण। ये झील गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। जो रुद्रदामन है वो संस्कृत का क्या था? बहुत बड़ा प्रेमी था। इसलिए उसने जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा में क्या लिखवाया था? अभिलेख लिखवाया था। और इस वंश का, शक वंश का जो अंतिम शासक आप देखेंगे वो कौन होगा? रुद्र सिंह तृतीय था, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिसे पराजित किया था, फिर शक साम्राज्य को अपने में मिला लिया था। तो लंबे समय तक कौन सा? शक साम्राज्य की जो 5 शाखाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन सी शाखा रही? तो पश्चिमी शाखा रही। कौन सी शाखा रही? पश्चिमी शाखा रही। यहीं पर आप ये भी याद रखिएगा कि नहपान, जैसे आपको याद है, क्षहरात वंश का था, तो जो रुद्रदामन है ये किस वंश का है? मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा बता देती हूँ। कादर्मक वंश। हो सकता कई बार पूछ लें, तो आप इसे याद रखिएगा। है लेकिन सखी, है ना, तो ऐसा कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। कादर्मक वंश। जानकारी कैसे मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम। और अगला वंश कौन सा है? अगला है पार्थियन या पहलव। इन्होंने, ये सब विदेशी आक्रमण है, भारत पर आक्रमण किया था। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं ये? मूल रूप से ईरान से हैं। ठीक है,
पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद इनका कब्जा हुआ। तो मूल निवास कहाँ है? ईरान में। इन लोगों का मूल निवास ईरान है। ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत, जो पश्चिम का भाग है भारत का, पश्चिमोत्तर भारत की छोटे से भाग पर सत्ता जमाई। छोटे से भाग पर सत्ता इन्होंने जमाई। इनका संस्थापक कौन होगा? ये जो पार्थियन है, पैलव है, या ईरान आप लिख लीजिए, इससे याद रहे। ये ईरान इनका क्या है? मूल स्थान है। वहां से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत के एक छोटे भाग पर इन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित की। इनमें सबसे प्रसिद्ध से पहले हम संस्थापक जान लेते हैं। अच्छा, जो शक साम्राज्य का संस्थापक था उसका नाम भी शेमुक है ना? जैसे आप सातवाहन का संस्थापक देखते हैं, वैसे ही सातवाहन का संस्थापक कौन है? शेमुक है, तो नाम सेम ही है। यहाँ पर संस्थापक कौन है? मिथ्रेडेट्स प्रथम। प्रसिद्ध शासक कौन है? प्रसिद्ध शासक कौन है, या सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन है? नाम है गोंडोफर्नेस। गोंडोफर्नेस। कैसे पता चलता है कि यही प्रसिद्ध शासक था? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी मिलती है तख्ते-बई अभिलेख से। तख्ते-बई अभिलेख से। ये अभिलेख कहाँ से मिला है? पेशावर से। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में, है ना? इनके ये जो पल्लव शासक है, प्रसिद्ध शासक, इसके शासनकाल में, गोंडोफर्नेस के शासनकाल में सेंट थॉमस लिख लेते हैं, सेंट थॉमस, या थॉमस कर लीजिए, थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ये और इनकी आगे चल के देखते हैं कि भारत में ही इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। भारत के जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनमें शक पल्लव दोनों का एक साथ उल्लेख देखने को मिलता है। शक पल्लव दोनों ही भारतीय राजतंत्र और समाज को के अभिन्न अंग बाद में आगे चलकर बन जाते हैं। जो तख्ते-बई अभिलेख है ये खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। गोंडो फर्निश को क्या लिखा हुआ है? गुदुव्वफर। उच्चारण गलत हुआ है, कोई बात नहीं, सही लिख लेते हैं। खरोष्ठी लिपि में है। और गोंडो फर्निश के लिए क्या लिखा है? पढ़ लीजिएगा आप। फारसी में इनका नाम विंदफर्न है, जिसका अर्थ क्या है? यश विजयी। और इस साम्राज्य का अंत कौन करता है? जब इसके बाद कौन आएगा? कुषाण। इसके बाद भारत पर कौन शासन करता है? कुषाण। विदेशी आक्रमण कौन सा होता है? कुषाणों का होता है। तो इन्हें कौन खत्म करेगा, समाप्त करेगा? पल्लव वंश को कौन समाप्त करेगा? कुषाण वंश। और कुषाण वंश से समाप्त करके कुषाण वंश की स्थापना करता है। ठीक है।
तो जो पल्लव है, पार्थियन साम्राज्य है, इसमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक है गोंडो फर्निस है, जिसकी जानकारी तख्तेबई अभिलेख से प्राप्त होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। और इसी के शासन काल में एक ईसाई आया था, सेंट थॉमस, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था। नेक्स्ट वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश की जब आप बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, पार्थियन शासन का, इससे पहले कौन सा शासन था, पार्थियन शासन का अंत कर स्वयं सत्ता संभाली और कुषाण वंश की स्थापना की। इन्हें क्या कहते हैं, यूची या तोखारी, या आप कह सकते हो तोचेरियन भी कहा जाता है या कहलाते थे। यूची क्यों कहते थे, यूची नामक एक कबीला था, यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा हुआ था, जो 5 कुलों में बट गया था। इन्हीं 5 कुलों में से एक है कुषाण। कुषाण उन्हीं में से एक कुल था। ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं कुषाण। उत्तरी मध्य एशिया के जो हरित मैदान हैं, हरित मैदानों के खाना बदोश लोग थे। कैसे लोग, खाना बदोश लोग, मतलब स्थायी जीवन नहीं था इनका। आज यहाँ है एक स्थान पर, कुछ समय बाद वहां से छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर अगले स्थान पर चले जाएंगे। चीन के पड़ोसी थे, चीन की सीमा पर स्थित, आप कह सकते हैं इनका जो मूल निवास है चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान है ना, चीन की सीमा के आसपास ये थे कुषाण। इन लोगों ने क्या किया, कुषाणों ने पहले बैक्ट्रिया यानी कि हिंद यूनानी, फिर उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा कर शकु को भगाया, और फिर काबुल घाटी और हिंदुकुश पार करते हुए गांधार पर कब्जा किया, कांधार पर कब्जा किया। यहाँ कौन लोग थे, यूनानी, पार्थियन, इन लोगों को सबको भगा दिया, और निचली सिंधु घाटी और गंगा के मैदान तक के क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया, अधिकार किया। इनका जो साम्राज्य विस्तार है, क्या है, साम्राज्य विस्तार है। अगर देखें कि कुषाण वंश का साम्राज्य विस्तार कितना था, तो कुछ इस तरह से है। कैसे, अमुदरिया, अमुदरिया आपको याद है, मैंने आपको बताया था, जरूर याद होगा, नहीं याद होगा तो याद करिए, से गंगा तक, और खुरासन जो कि मध्य एशिया में है, खुरासन मध्य एशिया से लेकर वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां तक इनका क्या था, साम्राज्य विस्तार था। कुषाण वंश को जानने के क्रम में हम जानेंगे यहाँ पर कुषाण वंश को 2 राजवंशों के माध्यम से जानेंगे, 2 राजवंश के माध्यम से जानेंगे। पहला, या 2 शाखाओं के माध्यम से जानेंगे। पहला राजवंश है, ये आप शाखा कर लीजिए, बेहतर रहेगा। पहला राजवंश है जिसमें
जिसका संस्थापक कौन है? पहला शासक या संस्थापक कुजुल कैडफाइसिस, ये संस्थापक है जिसने हिंदुकुश के दक्षिण में सिक्के चलाए। क्या चलाए हैं? सिक्के चलाए हिंदुकुश के दक्षिण में। रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलवाए। रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलवाए। तांबे के सिक्के चलवाए। और इसी में अगला शासक होता है कैडफिशियस द्वितीय या कैडफाइसिस द्वितीय। ये अगला शासक है जिसने क्या किया? स्वर्ण मुद्राएं जारी की बड़ी संख्या में। स्वर्ण मुद्राएं इसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की बड़ी संख्या में। और राज्य को फैलाया कहां तक? सिंधु नदी के पूरब तक। सिंधु नदी के पूरब में राज्य को फैलाया। सिंधु नदी के पूरब में राज्य को फैलाया। जो प्रारंभ के कुषाण थे, उन्होंने बड़ी संख्या में क्या की? स्वर्ण मुद्राएं जारी की। मुख्यतः सिंधु के पश्चिम में ये मुद्राएं पाई गई हैं। और साथ ही ये कुषाणों में प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के भी चलाए। नोट कर लीजिए, ये कुषाणों में प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। इसका बेटा था कुषाण, कनिष्क, कुषाण नहीं, कनिष्क। इसका जो कैडफिशियस द्वितीय है, इसका बेटा है, पुत्र है कनिष्क। यहां से आप देखेंगे एक शाखा नई बन जाएगी, दैट इज कनिष्क शाखा। दो भागों में पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ से एक डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, कुछ बॉक्स में बंद कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। कनिष्क के समय राजधानी क्या थी? राजधानी पुरुषपुर, जो कि वर्तमान समय में जो पेशावर है वहां पर है। और दूसरी राजधानी है मथुरा। कनिष्क के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी मिलती है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख से कनिष्क के बारे में जानकारी मिलती है। कनिष्क महायान शाखा को मानता है। बौद्ध धर्म याद है आपको? बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, वो किसने करवाई थी?
कनिष्क ने करवाई थी। मीन्स कुषाण वंश के समय कनिष्क ने पहली सदी में इसे करवाया था। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान शाखा। महायान शाखा के वो लोग थे, महायान शाखा में वो लोग थे जो क्या चाहते थे, बदलाव चाहते थे। याद आया कुछ? खाने पीने का बदलाव, लेटने का बदलाव, है ना। लेटने से तात्पर्य शयन का बदलाव, शयन का जो तरीका है उसमें बदलाव। तो जो बदलाव चाहते थे वो कौन है? महायान शाखा को के लोग हैं। हीनयान जो बौद्ध धर्म जैसा मूल रूप में था वैसा चाहते थे, उन्हें क्या कहा गया था? हीनयान कहा गया था। उन लोगों को हीनयान कहा गया था। तो कनिष्क कौन था? महायान शाखा को मानता था। ठीक है। कनिष्क ने, जो कनिष्क है ये सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक या प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। 2 कारणों से बहुत प्रसिद्ध है। कौन से हैं वो 2 कारण? बहुत प्रसिद्धि मिली कनिष्क को। 2 कारण, 2 कारण की चर्चा करें तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है कनिष्क ने शक संवत चलाया। क्या किया? शक संवत चलाया। शक संवत की विशेषता क्या है? सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित है। शक संवत 78 ईस्वी, 78 ईस्वी, इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार इसे प्रयोग करती है। तो शक संवत कनिष्क ने चलाया था, पहला कारण तो यही है। आपको याद होगा जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में आता है विक्रम, लास्ट में जब तिथि लिखी होती है तो उसमें लिखा होता है विक्रम, ना कि शक। ठीक है। तो जब प्रस्तावना को अपनाया गया था उस समय विक्रम है, लेकिन बाद के समय में किसे अपनाया गया? भारत सरकार के द्वारा शक को अपनाया गया। तो ये क्वेश्चन पॉलिटी में बहुत बनता है यहाँ से, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो प्रस्तावना को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा। तो जो विक्रम संवत होता है वो सूर्य पर आधारित होता है। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में कौन सा संवत लाया जाता है? शक संवत। लेकिन जब प्रस्तावना को अपनाया गया था तो प्रस्तावना में क्या है? विक्रम संवत। ये माइनर सा चेंज है जिसे आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शक संवत को अपनाने के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसे कहते हैं मेघनाथ साहा समिति। इसकी अनुशंसा पर शक संवत को 1957 में स्वीकार किया गया था। कि अनुशंसा पर 1957 में स्वीकार किया गया शक संवत को भारत सरकार द्वारा। ठीक है, याद रहेगा, अच्छी बात है, याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है दूसरा कारण क्या है? वो कौन सा दूसरा कारण है जिसके कारण कनिष्क को बहुत प्रसिद्धि मिली? दूसरा कारण है बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया।
कैसे? मैंने आपको पहले ही बताया, चौथी बौद्ध संगीति जो कि फर्स्ट एडी में हुई थी कनिष्क के समय, जिस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। इन दो कारणों से कनिष्क को बहुत प्रसिद्धि मिली। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का क्या था? महान संरक्षक था। कनिष्क के जो उत्तराधिकारी के नाम हैं वो वासुदेव, भारतीय, शुद्ध भारतीय नाम धारण करते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं। कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में कई विद्वान रहते थे, कई विद्वान रहते थे, जैसे कि अश्वघोष। अश्वघोष कौन है? जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें अध्यक्ष है? नहीं, अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष वसुमित्र हैं और अश्वघोष एक तरह से उपाध्यक्ष है ना। ये दोनों ही कनिष्क के दरबार में हैं। इसके अतिरिक्त पार्श के कहने पर ही चौथी बौद्ध सभा कनिष्क ने बुलाई थी। और नागार्जुन इसके अतिरिक्त चरक, भारतीय औषधि के पिता किसे कहा जाता है? चरक को। ये भी कब थे? कनिष्क के दरबार में थे। भारतीय औषधि के पिता जिन्हें कहते हैं वो कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क ने रोमन सम्राट की भांति कैसर या सीजर की उपाधि धारण की। और कनिष्क के बाद अगला शासक, जो प्रसिद्ध शासक है वो कौन है? हुविस्क। हुविस्क की जानकारी कहाँ से मिलती है? मथुरा अभिलेख से मिलती है। मथुरा अभिलेख से मिलती है। मथुरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ यदि हम देखें कि कुषाण वंश से क्या भारतीयों को प्राप्त हुआ या कुषाणों की देन क्या है, तो हम देख सकते हैं एक लाइन में हमें अरेंज करना हो तो भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, है ना? क्या क्या? सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए और आपने देखा होगा जैसे हम एक ओवरकोट पहनते हैं या चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं, कुर्ती पहनते हैं, तिरछी टोपी पहनते हैं, ये सब क्या है? इन ऐसी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इनका प्रयोग करने वाले ये पहले शासक हैं। कौन? कुषाण। ओवरकोट, चूड़ीदार पैजामा
कुर्ती, तिरछी टोपी, प्रयोग करने वाले ये पहले शासक हैं। इनसे हमने या भारत ने प्राप्त किया। ये कुषाणों की देन है भारतीयों को। साथ ही युद्ध मैदान में जो लौह के वस्त्र पहने जाते हैं, युद्ध मैदान में लौह वस्त्र का जो प्रयोग है, घुड़सवार की जो तकनीक है, घुड़सवारी तकनीक है। क्या है घुड़सवारी तकनीक में? लगाम एवं चमड़े की जिन। देखते हैं ना, घोड़ा जब चलाते हैं तो उस पर एक चमड़े का कुछ रखते हैं, है ना? चमड़े की जिन का प्रयोग करने वाले ये पहले शासक हैं। पहले शासक हैं। उससे क्या होता है? घुड़सवारी बहुत अच्छी हो जाती है, युद्ध में बहुत मदद मिलती है। साथ ही कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। नियंत्रण कर लिया। चीन से ईरान जाता था रेशम। क्या करते थे ये? नियंत्रण कर लिया तो चुंगी वसूलते थे, कर वसूलते थे, चुंगी लेते थे, ब्रैकेट में कर, चुंगी लेते थे। तो इस तरह से कुषाणों की भारत में प्रवेश करने से, आक्रमण करने से भारतीयों से जो मिलन हुआ उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा, या कुषाणों ने भारतीयों को क्या दिया, कि क्या क्या लाभ हुआ, वो है एक तरह से। पक्की ईंटों का प्रयोग करने लगे, फर्श बनाने लगे, खप्परों का प्रयोग हुआ, फर्श, छत, ईंट के कुओं का निर्माण किया जाने लगा। मृदभांड मिले हैं कुषाणों के समय के, जो लाल बर्तन है, सादा है, पॉलिशदार, फुहारों और टोटियों वाले पात्र मिले हैं। किस क्षेत्र से? फरगना क्षेत्र से मिलते हैं। तो ये सब कुछ कुषाणों की देन है, या इनके प्रभाव से क्या कुछ बदलाव हुए वो है। ठीक है, तो इसी के साथ मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में भी आपने जान लिया। और हम अगली क्लास में मौर्योत्तर काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेंगे, और फिर मौर्योत्तर काल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।